सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों यहां पर मैं आप सभी के लिए आज सामाजिक विज्ञान डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम में आते हैं, आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन और आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ये कंप्लीट होने के बाद जस्ट ही आपका उसके साथ जैसे चैप्टर वाइज जैसे आपका कंप्लीट होता जाता है, उसके बाद देन आपका मॉक टेस्ट भी होता रहेगा दोस्तों। ठीक है, मॉक टेस्ट भी होता रहेगा। तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे, देन हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट में हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आज क्या अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर बन जाए सभी साथी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहला यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य, जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में, मैंने आपको बताया था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। मेरिन अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था, मेरिन अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो सीमा का जो विस्तार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में हिंद कुश पर्वत से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर के हिमालय से लेकर के दक्षिण के मैसूर तक विस्तृत था। दोस्तों वीडियो को अगर आप लोग देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, या तो आपको पता है ना कि देखने में दिक्कत होती है, कहीं वो काम आ जाता है कहीं वो काम आ जाता है, तो आप एक मंथ के लिए सारे काम छोड़ दीजिए, एक मंथ के लिए सारे काम छोड़ दीजिए, या फिर आप एक काम करिए, आप ईयरफोन लगा लीजिए, मोबाइल को पॉकेट में रख लीजिए और आराम से सुनते रहिए। अगर आप सुनते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो याद हो जाएंगी कहानी की तरह। तो यहाँ पर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि चंद्रगुप्त के विषय में जानने का प्रमुख या मुख्य स्रोत है। तो चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मैगस्थनीज की इंडिका ग्रंथ है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं दो से चंद्रगुप्त के विषय में जानने की बहुत बड़ा ये स्रोत है जानने का। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन हमारा बनता है, अगला क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया। पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया। तो यहाँ पर बात आती है कि चंद्रगुप्त ने 316 ईसा पूर्व में संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। 316 ईस्वी में अगर पूछ लिया जाता है कि पंजाब पर उसने कब अपना आधिपत्य या अधिकार स्थापित किया, अगर बहुविकल्पी में आ जाता है तो आपको ऑप्शनल दिए रहेंगे। अगर आपके दिमाग में बैठा है 316 ईस्वी तब आपको तुरंत टिक कर देंगे उस पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर कब बैठा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मगध के सिंहासन पर 321 ईसा पूर्व में बैठा था। जी हाँ दोस्तों, 321, आपको ये वर्ष जरूर याद रखने हैं। उसके बाद हमारा आता है कि सेल्यूकस में भारत का आक्रमण कब किया। तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। किसमें 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि मैगस्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। मैगस्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर जो था वो पाटलिपुत्र था। कौन सा था, पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट हमारा बनता है कि मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी थी। मंडल में जो सदस्य थे उनकी कितनी संख्या थी, तो उनकी संख्या थी दोस्तों 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 30 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश तथा जनपदों में न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था।
तो क्या कहा जाता था, यानी नगरों के न्यायाधीश जो होते थे उनको व्यावहारिक महामात्र कहा जाता था, और जनपदों के जो न्यायाधीश होते हैं उनको राजुक कहते थे। क्या कहते थे? राजुक कहते थे। काफ़ी सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आ भी चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी दोस्तों ये आ चुका है। नेक्स्ट हमारा ये बनता है कि भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? भूमि जो कर होता है उसको एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था दोस्तों, क्या कहा जाता था? अग्रम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्रम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य शासन में तीर्थ क्या था? यानी मौर्य शासन में तीर्थ क्या था, किसे तीर्थ कहते थे? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, उत्तर में दिया गया है कि शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था, जिन्हें क्या कहा जाता था? तीर्थ कहते थे। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता है? बिंदुसार जो थे उनको किस और उपनाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर अमित्र हो जाएगा, यानी शत्रुओं का संहारक जो हो जाएगा उन्हीं के नाम पे ये पड़ा था। मतलब शत्रुओं का संहारक क्या कहते हैं? उसको अमित्र कहते हैं। तो अमित्र के नाम से इनको उपनाम से जाना जाता था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अशोक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अशोक का धम्म किस सिद्धांत के अनुमोदन करता है? किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, अशोक का धम्म वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता था। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था? जो मौर्य काल था उसमें समाज जो था वो कितने वर्णों में विभक्त था? सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग पूछा भी जाता है। समाज 4 वर्गों में विभक्त था। ठीक है, कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण थे, शूद्र थे, वैश्य थे और क्षत्रिय थे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि ब्राह्मण क्या थे, शूद्र का काम क्या था और वैश्य का काम क्या था, क्षत्रिय का काम क्या था? देखिए, जो राजकाज संभालते, राजकाज के बारे में जो बताते थे वो ब्राह्मण बताते थे। क्षत्रिय जो होते थे वो राज्य की सुरक्षा करते थे। जी हाँ दोस्तों, राज्य की सुरक्षा यानी दूसरे देशों से आक्रमण से सुरक्षा करते थे राज्य की। और वैश्य जो होते थे वो क्या करते थे? धनार्जन करते थे, मतलब बाहर से ये लोग व्यापार करते थे, अन्य देशों से ये लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। रही बात शूद्र की, तो शूद्र जो होते थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों की सेवा करते थे और खेती करते थे। शूद्र क्या करते थे? तीनों की सेवा करते थे और खेती करते थे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, क्या था? तक्षशिला था। पता है सबको, तक्षशिला जो था मौर्य काल का सबसे प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? मौर्य काल का जो पतन था उसका मुख्य कारण क्या था? तो अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी ना होना, मतलब अशोक के बाद कोई भी योग्य उत्तराधिकारी था नहीं, इस वजह से मौर्य काल का पतन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति क्या कार्य करती थी? मौर्य प्रशासन में या मौर्य शासन में जनगणना जो समिति थी वो क्या कार्य करती थी? तो जन्म मरण का हिसाब रखना, जन्म और मरण का, मतलब जन्म कितने हुए, कितने मरे, इनका हिसाब वो रखती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की? तो सर्वप्रथम किसने धारण की थी? तो इन्होंने किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको धारण की थी। महाराज धीराज की उपाधि जो थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। नेक्स्ट हमारा यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि गुप्त वंश, गुप्त संवत का प्रचलन किसने और कब किया? गुप्त संवत का प्रचलन किसने व कब किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से लेकर के 320 ईसा पूर्व में गुप्त संवत का प्रचलन किया। जी हाँ दोस्तों, गुप्त संवत का इन्होंने प्रचलन किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ से बनता है कि महाकवि, महाकवि हरिदेश कौन था? जो महाकवि हरिदेश था वो कौन था? तो महाकवि हरिदेश समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी था।
क्या था, मंत्री था और दरबारी था। किसका था, समुद्रगुप्त का था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि समुद्रगुप्त, जहाँ दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और जितने भी क्वेश्चन लगभग प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, समुद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ ही एक निपुण सेना नायक था, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। यानी महान विजेता होने के साथ साथ ये निपुण सेना नायक भी था, सेना को उचित निर्देश भी देता था ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है दोस्तों यहाँ पर कि गुप्त काल, यानी गुप्त काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे। तो गुप्त काल के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, वो पहला वैज्ञानिक आर्यभट्ट था और बराहमिहिर जो थे ये दूसरे वैज्ञानिक थे। उसके बाद यहाँ पर आता है कि गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम, पहला हो जाएगा कालिदास, दूसरे हो जाएंगे विष्णु शर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, या चंद्रगुप्त जो द्वितीय के बारे में बताइए। तो समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यानी विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो भूमिकर वसूलने वाले जो अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था, शल्य कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किस शासन काल में किया था। हुड़ों ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो किस शासनकाल में किया था, तो कुमारगुप्त के शासनकाल में किया था। जहाँ तो कुमारगुप्त के शासनकाल में किया था। अब यहाँ से हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है साथियों। क्वेश्चन दिया गया है कि चीन यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत में भ्रमण पर आया था। भारत भ्रमण पर आया था चीनी यात्री फाहियान। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। कब आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि चीनी यात्री फाहियान का वास्तविक नाम क्या था। तो कुंग था चीनी यात्री फाहियान का जो वास्तविक नाम था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है कि फाहियान का क्या अर्थ है। तो फाहियान का अर्थ है कि धर्मगुरु या धर्मरक्षक। मतलब जैसे कि फाहियान का, जैसे कि आप जाइए अपने धर्मों का कहीं पर प्रचार करिए और धर्म की रक्षा करिए, धर्मगुरु, तो यही सब क्या होता है, फाहियान कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था। तो गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक था स्कंदगुप्त यानी विक्रमादित्य। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि हुड़ो आक्रमणकारी कौन थे। तो हुड़ो लोग जो हुड़ो लोग थे वो मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलियों के समूह थे। जी हाँ दोस्तों, खानाबदोश जंगलियों के समूह थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुझसे भूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था। तो प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था, हर्षवर्धन था। नेक्स्ट हमारा बनता है यहाँ पर अतिलघुत्री क्वेश्चन जो बनता है कि हर्ष के शासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था। हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा बनता है दोस्तों यहाँ पर कि हर्ष के समय के किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताइए। तो हर्ष के समय के किन्हीं दो विद्वानों के नाम कौन कौन से हो जाएंगे, बाणभट्ट हो जाएगा और दिवाकर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी जो है, प्राचीन ग्रंथ में कितने राजपूत कुलों का उल्लेख है। तो 36 राजपूत कुलों का उद्देश्य है, ठीक है, कुलों का लेख है। नेक्स्ट हमारा बनता है कि चंदेलों की राजधानी का
क्या नाम था? तो चंदेलों की राजधानी का नाम था खजुराहो। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम था? खजुराहो था। नेक्स्ट हमारा बनता है यहाँ पर कि परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था सियक अथवा श्रीहर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि गहड़ वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था? तो गोविंद चंद, यानी 1114 से लेकर के 1115 ईस्वी तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है कि जयचंद किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो जयचंद जो था वो चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चंदावर के युद्ध में ये पराजित हुए थे। नेक्स्ट हमारा बनता है क्वेश्चन कि अवंती सुंदरी कौन थी? अवंती सुंदरी कौन थी? तो अवंती सुंदरी जो थी वो एक विदुषी महिला थी। विदुषी महिला थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विदुषी किसे कहते हैं। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि विदुषी क्या होता है, विदुषी किसे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि चेद राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो चेद राजवंश का प्रथम शासक कोक्कल प्रथम था। जी हाँ दोस्तों, कौन था? कोक्कल प्रथम था। मुझे पता है कि आपको इसमें से कुछ नाम याद करने में दिक्कत हो रही होगी और कुछ ऐसे हैं जो सन याद करने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन कोई नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है। बस आपको इतने आपको नोट कर लेना, सुबह शाम पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और पीडीएफ तो आपको पता ही ना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिए, उसको अपना नंबर से लॉगिन करिए, देन आपको वहाँ पर सर्च करना हाईफाई स्टडी 94। काफ़ी सारे बच्चे जो सर्च कर रहे हैं वो हाईफाई स्टडी सर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हाईफाई स्टडी 94 सर्च करना। अगर हाईफाई स्टडी सर्च करने पर नहीं आता है तब दोस्तों, ठीक है। और लोगो तो आपको यही चैनल के तरह का लोगो वहाँ पर भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि चालुक्य अथवा सोलंकी वंश, चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी जो थी वो अहिंदवाड़ा में थी। अहिंदवाड़ा में थी। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि प्रतिहार, दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, किंतु वास्तविक प्रथम राजा नागभट्ट था। कौन था प्रथम राजा? कौन था? नागभट्ट था। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि फहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध हुआ अंतिम शासक कौन था? चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध व अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय, यानी 1179 से लेकर के इन्होंने शासनकाल 1193 ईस्वी तक किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि पाल राजवंश का प्रथम राजा शासक जिसे कहते हैं कौन था? तो धर्मपाल था। इन्होंने 770 ईस्वी से लेकर के 810 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासनकाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमिकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि था। जी हाँ दोस्तों, क्या था? कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे? तो ब्राह्मण तथा जैन धर्म दोनों ये प्रचलित थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, कि राजपूत कालीन कला एवं स्थापत्य शैलियाँ कौन कौन सी थी? नामोल्लेख कीजिए। तो स्थापित शैलियाँ कौन कौन थी? वो थी नागर थी, द्रविड़ थे और वेसर थे। जी हाँ दोस्तों, क्या थे? नागर, द्रविड़ और वेसर थे। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, कि चालुक्य वंश की कितनी शाखाएँ थी? देखिए आपको अच्छे से मेहनत करना है और जितना हो सके उतना पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। आप पीडीएफ से पढ़िए, वीडियो आप लोग देखिए वीडियो देखने से क्या होता है, पीडीएफ आपको पढ़ेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। और यहाँ पर पढ़ने में क्या होता है, यहाँ पर सुनना भी होता है आपको, वहाँ पर तो आपको बोल बोल के पढ़ना होता है, जिससे आपको पता है ना नींद आने लगती है। और यहाँ पर आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह में क्या होता है कि आपके दिमाग में जो है अच्छे से फीड होता चला जाता है। तो 3 शाखाएँ आपको बताना है, तो कल्याणी के चालुक्य और वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य, ये थी इसकी 3 शाखाएं। जी हाँ दोस्तों, 3 शाखाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है कि कविराज मार्ग तथा रत्न मालिका किसके द्वारा लिखित कृति है? तो कविराज मार्ग जो थे वो अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा लिखित है और रत्नमालिका जो है वो जिनसेन द्वारा लिखित कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि एलोह
एलोह का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोह का विष्णु मंदिर वातापी के चालुक्यों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशित द्वितीय ने पराजित किया था। यहाँ दोस्तों किसने पराजित किया था? पुलकित द्वितीय ने पराजित किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रकूल वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो प्रमुख शासक कौन कौन से थे? वो थे कृष्ण प्रथम थे, ध्रुवधारा वर्ष था, गोविंद द्वितीय था और अमोघ वर्ष आदि थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आगे अब नहीं बताया गया। अगर आप इतने ही लिख देते हैं तब भी आपको नंबर उतने मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपको कितने लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि चोल वंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कोलुत्तुंग आदि थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है कि पैवलोकालीन मतविलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है? तो किसके द्वारा है? महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखित कृति है, रचित कृति है। तो वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था इसका संस्थापक? विष्णुवर्धन था। जी हाँ दोस्तों, कौन था? विष्णुवर्धन था। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? जयसिंह ने की थी। जी हाँ दोस्तों, किसने की थी? जयसिंह ने थी। दोस्तों ये थे आप सभी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरी क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अति लघुत्तरी क्वेश्चन। ठीक है, 4 से 5 वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, 4 से 5 वीडियो में मैं आपके जितने भी अति लघुत्तरी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करा दूंगा। और उसके बाहर अगर एक भी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप मुझे कहना। अगर उसके बाहर एक भी क्वेश्चन अगर अति लघुत्तरी का आ गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब 4-5 वीडियो में आपके पूरे अति लघुत्तरी खत्म हो जाएंगे और 5-6 वीडियो में आपके लघुत्तरी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 5 से 6 वीडियो में आपके जितने भी सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं वो खत्म हो जाएंगे। देन उसके बाद हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। देन उसके बाद हमको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस करना। बस हमको यही करना दोस्तों। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।